नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह मध्य प्रदेश। आज हम परिचर्चा करने जा रहे हैं व्याकरण के अंतर्गत संधि प्रकरण कि संधि प्रकरण क्या होता है और संधियों के बारे में हम किस प्रकार से विचार करें। तो मुख्य रूप से हम देखें तो संधि किसे कहते हैं, तो कक्षा प्रारंभ करते हैं और कक्षा में हम देखें रूप से कि संधि किसे। हम संधि की परिभाषा आपको ये दे रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने कक्षा 5, 6, 7 और 8 और 10 तक ये संधि प्रकरण को की परिभाषाओं को बहुत अच्छे से जाना हो, समझा हो। संधि जो है यह सम उपसर्ग पूर्वक यूधान धारण पोषण एवं धातु किम सूत्रेण किम प्रत्यय की प्रत्यय कृते संधि रीति सब, अर्थात सम उपसर्ग धा धातु से की प्रत्यय के साथ सु करने पर संधि पद निष्पन्न। इसका अर्थ मिलन संधि होता है। संधि को संहिता भी कहा जाता है। संधि को क्या, जैसे इसका अर्थ मिलन होता है, मिलन होता है। संधि को संहिता भी कहा जाता है। अब हम देखें कि संधि के लिए हम अगर देखें तो संधानम कौन सा शब्द प्रयोग किया गया, संधानम, संश्लेषणम, योजनम, सुश्राव्यम, वर्णमेलनम संधि। अर्थात यहाँ जो संधि शब्द है तो संधि शब्द के लिए संधानम शब्द कहा गया, संश्लेषणम, योजनम, सुश्राव्यम, वर्णमेलनम संधि। तो जहाँ संश्लेष हो, जुड़ा हुआ हो, योजन हो, योजना हो, जोड़ करके योजना बनाई गई, सुश्राव्यम वर्णमेलनम संधि। यहाँ पर ये बात कही जा रही है संश्लेषण की। अब किसका संश्लेषण हो, यहाँ कह रहे हैं आगे परिभाषा में कि किसका संश्लेषण हो। कहते हैं इसका संश्लेषण होना है, रहे हैं कि वर्ण संधानम संधि। वर्ण का जो संधान है तो वर्णों के संधान को संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो वह संधि कहलाता है। तो जो संश्लेषण की बात की जा रही थी वह यह थी कि जहाँ दो वर्ण मिलते हैं उसे हम संधि कहते हैं। फिर कहा परः सन्निकर्ष संहिता, जो संश्लेषण वर्णों के संधान को संधि कहा गया। जब दो वर्ण आपस में मिले, परः सन्निकर्ष संहिता। तो परः सन्निकर्ष संहिता से तात्पर्य यहाँ क्या है कि जब दो वर्ण आपस में मिले, उसकी अतिशय संधि को क्या कह दिया गया, अतिशय संधि को क्या कहा, संधि कहा। तो यहां हम देखें कि दो वर्णों में अतिशय सन्निधि, अत्यधिक सामीप्य को संहिता कहा जाता है।
सामान्यतः हम अगर देखें तो संधि को संहिता कहा गया। अब संधि को संहिता कहा गया, संधीयते पूर्व पर वर्णद्वयम् एन इति वा संधि। जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण की सामीप्यता के कारण जो परिवर्तन होता है, जब प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में जो सामीप्य होता है, उस सामीप्य में हम अगर देखें तो उस सामीप्यता के कारण जो वर्ण में परिवर्तन होता है उसे संधि कहा गया, उसे संधि कहा जाता है। अब हम देखते हैं संधि की और भी परिभाषाएं दी गई, संधि की और भी परिभाषाएं दी गई हैं। तो कौन कौन सी हैं? कहते हैं लोपागमादेशा वर्ण विकारो वा संधि प्रत्युच्यते। लोप, आगम और आदेश के माध्यम से जो वर्ण विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। लोप, आगम और आदेश के माध्यम से जो वर्ण विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। तो लोप वर्णानाम अदर्शनम, जहां वर्ण अदृश्य हो वह लोप है। आगम मित्रवत आगम द्वयोर वर्णयोः मध्ये नूतनः वर्ण कश्चन प्रविशति अस्य वर्णस्य प्रवृत्त्याः पूर्ववर्णस्य परवर्णस्य वा न हानि। तो आगम जो होता है वह मित्रवत है। दो वर्ण के मध्य में जब नूतन वर्ण प्रवेश कर जाता है और उस वर्ण की प्रवृत्ति में पूर्व वर्ण और पर्ण वर्ण में कोई हानि नहीं होती है, वह यथावत रहे, वह आगम मित्रवत रहे, वह आगम। आदेश शत्रुवत आदेश, क्योंकि आदेश अगर आपको किया जाए, मुझे एक बात बताएं, अगर आपको कोई आदेश दिया जाता है तो आप क्या करते हैं? आपको वह शत्रु के समान लगता है। जैसे कि टीचर ने, शिक्षक ने आपको आदेश दे दिया, तो जो शिक्षक ने आपको आदेश तो दे दिया, अब वह शिक्षक आपके लिए क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? वह शिक्षक आपके लिए कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? शत्रुवत। अब आप देखिए इस संधि में हम अगर देखें तो लोप, वर्ण, आगम, इस प्रकार से ये पूरी की पूरी संधि जो है लोप, आगम और आदेश इन पर आधारित होती है, अतः इन्हें संधि कहा गया। आगे की हम और परिभाषाएं समझते हैं। संधि के कुछ नियम भी हैं, तो उन नियमों को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ कहते हैं कि संहितैक पदे नित्या धातुपसर्गयो नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षावपेक्षते, सा विवक्षा अपेक्षते। संहितैक पदे नित्या धातुपसर्गयो नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षावपेक्षते। अब यहाँ संधि के नियमों को ध्यान में रखते हुए हमें ये विचार करना पड़ता है कि हम किस प्रकार से संधि का प्रयोग। संहिता पद में एक पद में संधिकार हो रहा हो, संधि अवश्य करना चाहिए। जैसे कि मयंकः, इसमें में धन अंक नहीं बोलना पड़ेगा,
सीधा मयंक बोलना पड़ेगा, ठीक है ना, एक पद में। धातु और उपसर्ग के नियम में देखें, जब धातु से पूर्व उपसर्ग हो और संधि अवश्य करनी चाहिए हो तो संधि अवश्य करनी चाहिए, जैसे अधि धन वश, ये धातु है तो इसमें संधि हो गई। समास, समास के समस्त पद में यदि संधि कार्य संभव हो तो अवश्य करना चाहिए, जैसे धर्म चा अर्थ, तो धर्मार्थ, धर्म चार्थ, धर्मार्थ, धर्म च अर्थ, धर्मार्थ। वक्ता की इच्छा पर तो संहितिक पद नित्य हो गया, धातु हो गए, उपसर्ग हो गया। समास, अब वक्ता की इच्छा पर, वाक्य में प्राप्त होने पर वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है वह संधि करे या ना करे। ये वक्ता की इच्छा पर मूल तथ्य निर्भर रहता है। अब मुख्य रूप से हम समझें संधि के भेद, इस संधि के भेद कितने होते हैं, तो मुख्य रूप से हम देखते हैं तो व्यवहारिक दृष्टि से छात्रों के ज्ञान बोध एवं सुखबोध की अपेक्षा से संधियों के 3 भेद हैं। ये व्यवहारिक दृष्टि की बात की जा रही है, व्यवहारिक दृष्टि की बात की जा रही है यहाँ पर कि संधियों के जो भेद हैं वह भेद 3 है। एक अच संधि, जिसे स्वर संधि भी कहा जाता है, व्यंजन संधि जिसे हल संधि भी कहा जाता है, विसर्ग संधि, ये 3 मुख्य रूप से भेद हमें देखने को मिलते हैं। अब हम देखें इस बात को कि अच संधि क्या है। इन सब को जानने के पहले, जैसे वहां अच व अच कहा गया है, तो इन सब को जानने के पहले हमें कुछ प्रत्याहारों का ज्ञान करना अनिवार्य है। जब तक हम प्रत्याहारों का ज्ञान नहीं करेंगे तब तक क्या, तब तक आपके लिए संधि के सूत्र लघु सिद्धांत कौमुदी में दिए गए हैं तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रत्याहार का ज्ञान करना अनिवार्य है। जब तक आप प्रत्याहार का ज्ञान नहीं करेंगे तब तक आपको संधि का ज्ञान नहीं होगा। और संधि का ज्ञान करने में हमें इन माहेश्वर सूत्रों, जिसको माहेश्वर सूत्र कहा जाता है, ऐसी कथा व्याकरणाचार्य बताते हैं कि शिव ने अपनी डमरू से बजा करके, डमरू से इन शब्दों की निष्पत्ति हुई, ऐसा व्याकरणाचार्य कहते हैं। इन माहेश्वराणी सूत्राणी, इन माहेश्वर सूत्र को हमें समझना अनिवार्य है और इनको एक संस्कृत के व्याकरणाचार्य के, जिन्हें व्याकरण में बहुत रुचि है, उन्हें इन माहेश्वर सूत्र याद करना अनिवार्य। आप बिना इनके पढ़े, बिना इनके अभ्यास के आप व्याकरण में प्रवेश करें, क्योंकि अष्टाध्यायी और लघु सिद्धांत आदि व्याकरण में इन माहेश्वर सूत्रों का आधार रख करके कई सूत्रों की रचना हुई। जिसे माहेश्वर सूत्र समझ में आ गए तो समझ लेना उसे व्याकरण के कई सूत्र उसके सुलझ जाएंगे। कैसे, देखिए, पहला प्रत्याहार जो है ऐ ओण, ये शब्द 14 है। ऐ ओण रिरी लेकर, या आप अभ्यास करते जाइएगा। ऐ ओण रिरी लेकर, ए ओंग, ए औच, हयब रट, हयब रट, लड़, यम गणनम, यम गणनम, हाँ वहां तक लेना, यम गणनम, झवय,
घट धस, जब घट धस, घट धस, घट धस, जब घट धस, खप छठत, खप छठत, चटत चटतौ, खप छठत चटतौ, पपाय श श श र और हल स स स रा और हल। अब इन प्रत्याहारों को आप समझना अनिवार्य है, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ऐ उण री लिक ए औंग ए औच अयब रट लड़, ये लड़ प्रत्याहार है क्या? अयब रट लड़ यम गण नम जमय गढ़ दस, जब गढ़ दस, खप छटत, खप चटत चटतौ, अपय ससर हल। ठीक है, इस तरीके से आपको याद कर। आई उण ली लिख ए औ छाया वरट लण यम गण नम जबय गढ़ दस, जब गढ़ दस, कप छटत चटतौ, कपाय ससर हल। ये सूत्र इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। अब देखिएगा, इनको इनमें से हम प्रत्याहार कैसे निकालते हैं, इसको समझना अनिवार्य है। समझिए इस बात को कि इसमें प्रत्याहार कैसे निकालते हैं। जैसे कि अच प्रत्याहार, क्या? अच प्रत्यय। तो अच प्रत्यय स्वर है, क्या है? अच स्वर। तो एक सूत्र ऐसा आपको दिया जाएगा या मिलेगा उसमें, अच स्वर, अच स्वर। तो अब देखिए इसमें से आपको क्या करना है, आप देखो मुख्य रूप से अच स्वर एक अण प्रत्याहार है। अब आप इसमें देखिएगा कि देखो अ ई उ री री ये औ ए औ, ये यहाँ तक के ये जो शब्द हैं ये अच प्रत्याहार में आएंगे। आई उ अ ई उ री री ए औ ए आई औ, ये कौन सा प्रत्याहार है? अच प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार है? अच प्रत्याहार। तो अच प्रत्याहार में ही हो गया। अब अण प्रत्याहार में देखिएगा, अण प्रत्याहार में क्या आएगा? आई उ, अ ई और उ, ये आएगा क्या? आ ई और उ, ये आएगा अण प्रत्याहार। अच में क्या आएगा? अक प्रत्याहार में क्या आएगा? देखिएगा, ये हो गया अण। अब इसको हम अक में लेकर के जाए, अक प्रत्याहार कैसे बनेगा? आ ई उ री री, ठीक है ना। अब अच आ ई उ, अंतिम शब्द छोड़ना है व्यंजन, ठीक है ना। री ले का छोड़ना है, ए औ यहाँ छोड़ना है, ए औ सा छोड़ना है। तो ये इस प्रकार से कौन सा प्रत्याहार बन गया? ठीक है। और लण तक अण प्रत्याहार में क्या बनेगा? हा या व र, ल णा छोड़ देना है और टा छोड़, ये बन गया प्रत्याहार। अब देखिएगा अम प्रत्याहार में सभी स्वर आ जाएंगे अम। अब आप देखो यहाँ माँ आ गया ना, यहाँ आ से लेकर के यहाँ माँ के पूर्व तक के वर्ण आ जाएंगे, ये प्रत्याहार बन जाएगा कौन सा? अम प्रत्याहार। अब अस प्रत्याहार हम देखें, अस प्रत्याहार में क्या होगा? अम प्रत्याहार की वर्ण पूरे आ गई, फिर इसमें क्या होगा? झ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? झ, फ, फिर ख, ड, ज, ब, ग, ठीक है ना। तो यहाँ तक के पूरे वर्ण, यहाँ तक के खा और फा तक के वर्ण आ जाए, ये क्या बन जाएगा? कौन सा प्रत्याहार? अम प्रत्याहार। वहां तक के सारे के सारे वर्ण आ गए। फिर इसको हम देखें इक प्रत्याहार। चलो इक प्रत्याहार देखा,
इसमें आएगा ई उ रिरी लिरी और का को छोड़ दिया। अब इच प्रत्याहार देखो, ई उ रिरी लिरी ए औ आई औ, ये बन गया क्या, इच प्रत्याहार। अब इसको इण प्रत्याहार तक ले चलो, इण प्रत्याहार में क्या हो जाएगा, ये औ तक के सारे आ जाएंगे। अब इसमें से ऋणा देखिए कहाँ है, यहाँ, तो पहले वाला जो ऋणा है हमें वहां तक ही लेना है। तो इण में ये या वा रा और ला, ये यहाँ तक बन गया कौन सा प्रत्याहार, इण प्रत्याहार। चलो उक प्रत्याहार की बात करें तो ऊ रिरी लिरी आ गया। अब एंग प्रत्याहार की बात करें तो एंग कहाँ आ गया, देखो ए और ओ, ए आ गया एंग प्रत्याहार। अब एंग प्रत्याहार की बात करें तो ऐच प्रत्याहार चलो, आई ओ, तो ये चा को छोड़ दिया, क्या हो गया, ऐच प्रत्याहार। ये यहाँ पर इनसे सूत्रों का निर्माण। हल प्रत्याहार देखिएगा तो हा सा के वर्ण और खा पा च ख प छ ठ छ ठ तौ कप स सर हल, ये यहाँ से यहाँ तक का आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये 14 माहेश्वराणी सूत्राणी है और 14 माहेश्वर सूत्र कहे गए हैं। और इन माहेश्वर सूत्रों आपको लगाना पड़ेगा, बिना इनके लगाए आप व्याकरण में प्रवेश नहीं कर सकते। हम यूं कहें कि प्राथमिक स्तर पर आप सबसे पहले अगर कुछ याद करें तो क्या याद करें, क्या याद करें, माहेश्वराणी सूत्राणी, ऐ औ रिरी लिख ए औ ए औ छाया पर गण यम गण नम जवै गढ़ दस जप गढ़ दस खप छटक चट तौ अपय ससर हल। ऐसे आप सूत्र याद कर लेंगे, कठिन कुछ भी नहीं है। आप बड़े ही सरलता के साथ आप इन प्रत्याहारों को पढ़े, अपने बच्चों को भी यह बात बताएं, उनको सूत्रात्मक पढ़ाएं। व्याकरण व्याकरण सूत्रात्मक पढ़ने से क्या होता है कि बच्चे की बुद्धि प्रखर होती है। जितने स्पेस में हम बहुत सारी बात उसके मस्तिष्क में फिट करेंगे, तो सबसे पहला मुख्य सूत्र आप बेसमेंट के रूप में ये 14 सूत्र याद करा कि अण प्रत्याहार क्या है, इस प्रत्याहार क्या है। ये इतना कॉन्सेप्ट अगर आप बच्चों के मन में, उनकी शिक्षा पद्धति में अगर हम जोड़ पाए व्याकरण में, तो उनका बेसमेंट मजबूत हो जाएगा। बेसिक चीज जो बेसिक है, बेसिक मजबूत होना चाहिए। जब तक बेसिक मजबूत नहीं होगा तब तक हम बच्चों को व्याकरण का ज्ञान देंगे तो कई बार दे चुके होंगे आप लोग, लेकिन बच्चा केवल और केवल वह पासिंग मार्क प्राप्त करने के लिए ही व्याकरण को पढ़ता होगा, संस्कृत को ही पढ़ता होगा उतना बस। क्यों, हमें इतना ही पढ़ना है, इसके बाद हम नहीं पढ़ेंगे। कारण क्या है, फिर वो भूल जाता है। क्यों भूलता है, क्योंकि हम सूत्रात्मक पद्धति से नहीं चलते, कठिन से सरल की ओर और सरल से कठिनता की ओर। हमें इन दोनों पद्धतियों को अलग अलग तरीके से प्रयोग करना पड़ेगा। सीख करके करना और करके सीखना, इन दो पद्धतियों को भी हमें, इन दो सूत्रों को भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो आप सबसे पहले इन माहेश्वराणी सूत्राणी को, इन सूत्रों को मैं अध्यापक वर्ग से भी, प्राध्यापक वर्ग से भी निवेदन करूंगा कि आप कक्षा में, चाहे वह हिंदी के प्राध्यापक हो, हिंदी के अध्यापक हो, उनसे भी निवेदन करता हूं कि आप लोग भी इन 14 माहेश्वराणी सूत्रों को अपनी कक्षा अध्यापन करते कराते समय, व्याकरण का अध्ययन करते कराते समय आप लोग माहेश्वराणी सूत्राणी को
अवश्य याद करें। पहले तो स्वयं कर लें, फिर विद्यार्थियों को कराएं, और फिर इसके कुछ सूत्र हैं। मैं आपको सूत्र बताऊंगा आगे की कक्षाओं में कि किस प्रकार से इन सूत्रों को हम पढ़ सकते हैं और किस प्रकार से इन सूत्रों के माध्यम से हम वह कार्य व्याकरण को पढ़ाने के लिए सरलता प्रदान कर सकते हैं। चलिए, ये आपकी 14 माहेश्वराणी सूत्राणी मुझे लगता है कि आपने कंप्लीट कर लिए हैं और आपको ये 14 माहेश्वर सूत्र आपको याद भी हो गए होंगे, और अगर नहीं हुए हैं तो कक्षा के बाद आप ये याद कर सकते हैं। ये माहेश्वराणी सूत्र है, तो इन माहेश्वराणी सूत्र के बिना आप ये नहीं पढ़ सकते। अब मुख्य रूप से अब हम जाने इस संधि के कितने भेद होते हैं। कहा, अच्छा, स्वर जो मैंने बताया था ना, स्वराज्यंते इति स्वरा, स्वर जो होते हैं उन्हें किसी का आश्रय नहीं लेना होता है, उनका आश्रय लेकर के अन्य शब्दों का नहीं। अ आ इ ई उ ऊ इ ई ए ऐ ओ औ, ये स्वर है। अब स्वर के भेद कितने हैं तो कहते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर कौन से हैं? जिनके उच्चारण करने में कम समय। अ, इ, ई। अब दीर्घ में अ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये दीर्घ है, प्लुत ऊ है। तो ये स्वर है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये संस्कृत व्याकरण में बताए गए हैं। अब हम बात कर रहे हैं मूलतः संधि। संधि, स्वर संधि, जो हमने पहले भेद आपको बताया था कि स्वर संधि जो है, स्वर संधि किसे कहते हैं? तो स्वर संधि के जो भेद बताए गए हैं, उन भेदों में पहला भेद अगर है तो वह क्या है? स्वर संधि से तात्पर्य यह है कि जब दो स्वरों के परस्पर मेल होने के फलस्वरूप उससे किसी एक या दोनों स्वरों में जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है वह स्वर संधि कहलाता है। दो स्वरों के परस्पर मेल होने पर के फलस्वरूप उससे किसी एक या दोनों स्वरों में परस्पर क्या होता है? विकार उत्पन्न होता है, वह स्वर संधि कहलाता है। अब स्वर संधि में हम देखें दीर्घ संधि, आज मैं केवल नाम ही बताऊंगा आपको, ठीक है ना। दीर्घ स्वर संधि, दूसरी है गुण स्वर संधि, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, और इसके बाद बात आती है कौन सी संधि? यहाँ गुण की जगह आ जाएगी वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि। ठीक है, तो वृद्धि संधि, फिर यण संधि, यण संधि के बाद अयादि स्वर संधि, और यहाँ पर हम देखें अयादि स्वर संधि यहाँ ये हो गई। इसके बाद आती है पूर्व रूप संधि। कौन सी संधि? पूर्व रूप। पूर्व रूप स्वर संधि। तो ये संधि के भेद हैं मुख्य रूप से। अब हम देखें कि संधि के जो भेद बताए, दीर्घ संधि क्या है? जैसे कि ह्रस्व अथवा दीर्घ,
ह्रस्व के बाद दीर्घ आने, दीर्घ स्वर आने, तो वहां की बाद समान ह्रस्व और दीर्घ स्वर आए, दोनों मिलाकर के दीर्घ। जैसे सूर्य, धन अस्त, सूर्यास्त। अब इसमें दीर्घ में हम देखें, जैसे देखा हमने मरण धन आसन्न, मरणासन्न, युग धन आदि, वादी, आयात धन आकार, आयताकार, तो साधन आनंद, सानंद, इस दीर्घ स्वर से। अब इसके बाद जैसे महाधन आत्मा, ये दीर्घ में है, तो आ के बाद आ आया, महाधन आत्मा, यहां होगी कौन सी संधि? दीर्घ स्वर से। अब इसी प्रकार से जैसे आ, ई, उ, इनमें भी दीर्घ हो जाएगा। जैसे ई के बाद ई आया, जैसे रवि धन इंद्र, रवींद्र। अब हम अगर उ की बात करें, भानु धन उदय, भानुदय, और ऊर्ध्व, ऊर्ध्वोर्ध, ऊर्ध्वोर्ध शब्द बना, ये दीर्घ का हो गया। गुण स्वर संधि में क्या होता है कि आगे आगे ई और ई हो तो ए उ ओ हो अथवा री हो तो अर हो जाता है। तो यह गुण अध्ययन गुण, ये सूत्र हमें यहाँ लगाना पड़ेगा। तो ये गुण स्वर संधि हो गई। फिर वृद्धि संधि में आ का ए आई से मेल होने पर, आ का ओ औ से मेल होने पर औ हो जाता है, वृद्धि हो गई। और यण संधि, यण संधि में क्या, एको यणची से एको यणची से आद गुण, गुण संधि में अदेण गुण, आद गुण, अब वृद्धि हो गई। यण संधि में क्या करते हैं, इको यणची, ठीक है। अयादि स्वर में क्या करते हैं, एचो अयावाह, अर्थात ए ऐ ओ औ औ आव, ये सूत्र है। बताऊंगा आपको जब संधि हमारा अगर पढ़ेंगे, इन संधियों में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। अब पररूप संधि, पररूप पूर्ण रूप संधि में क्या होता है, एंग पदा पादान, पादांदति, पादांदति सूत्र है। जब पादांत में ए या ओ होता है, उसके पश्चात आ जाता है। जैसे एते घन अपी, तो एतेपी, वहां जो एस बन जाता है ना, तो रमे धन अत्र, रमे अत्र, ओ के बाद आवे तो भी ओ अपी, ओपी। तो इस प्रकार से ये जो संधि है, ये हो गई स्वर संधि, सामान्य व्याख्या। अब स्वर संधि के बाद हम चर्चा करते हैं हल संधि, जिसे व्यंजन संधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि कहा जाता है। व्यंजन संधि के जो भेद हैं, उन व्यंजन संधि के भेद में जब व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल जो परिवर्तन होता है, तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे शरत धन चंद्र, शरत चंद्र, उज्ज्वल, और वाक धन ईसा, वाग ईसा। तो ये व्यंजन संधि के अलग अलग नियम हैं। व्यंजन संधि में, हल संधि में देखिएगा, परस्परण संधि, छत्व संधि, उकागम संधि, अनुस्वार संधि, जसत्व संधि और अनुनासिक संधि, ये हल संधि के भेद। हल संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। तो इन सूत्रों को हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे परस वर्ण संधि, छत्व संधि, तुकागम संधि, अनुस्वार संधि, जसत्व संधि, अनुनासिक संधि। तो ये इस प्रकार से व्यंजन संधि के ही भेद है। इस प्रकार से हमने ये जाना। अब बात आती है
विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि जो है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि। तब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है, जो विसर्ग में विकार उत्पन्न होता है, उसे विसर्ग संधि कहते। से मनः धन अनुकूलः। तो यहाँ विसर्ग में विकार उत्पन्न होगा, मनः का अनुकूल जो था तो मनोनुकूल हो गया। मनः धन अनुकूला, अधि अधा धन गति, अधोगति, मनः धन बला, मनोबलः। विसर्ग से पहले आ और आ को छोड़कर इसकी नियमावली है विसर्ग संधि की, हमें ये भी बात जानना है। तो ये कितने प्रकार की होती है? यहाँ कह रहे हैं कि उत्व संधि, रूत्व संधि, सत्व संधि और विसर्ग लोप संधि, ये इस प्रकार से संधि के भेद हैं। तो इनके नियमों को भी हमें जानना है, समझना है। अब मुख्य रूप से हम समझें इस बात को कि संधि जो है, एक बार हम रिवाइज कर लें 5 मिनट में। सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय करने पर, के प्रत्यय के साथ सु करने पर संधि पद निष्पन्न होता है। इसका अर्थ धन है, होता है। संधि को संहिता भी कहा जाता है। ठीक है। संधानम, संश्लेषणम, जनम, सुश्राव्यम, वर्ण विगणम संधि, वर्ण संधानम संधि। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं संधि कहलाती है। परः सन्निकर्ष संहिता, दो वर्णों में अतिशय सन्निधि अतिरिक्त सामीप्य संहिता कहते हैं। संधीयते पूर्व परवर्ण द्वयम् एन इति वा संधि, लोपागमादेशा वर्ण विकारो वा संधिरुच्यते, संधिरुच्यते। लोप आगम आदेश के माध्यम से जो वर्ण विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। संधि के कुछ नियम हमने बताए थे। संहितैक पदे नित्या नित्या धातु विसर्गयो, नित्या समासे वाक्ये तु सापेक्षाम अपेक्षते। ये नियम आपने बताया। संधि के मैंने आपको भेद बताए, अच संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। व्यवहारिक दृष्टि से छात्रों को समझने के लिए ये संधि के भेद है। अच संधि, व्यंजन संधि या हल संधि, विसर्ग संधि, ये हमने आपको भेद बताए थे कि अच संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि। ये हमें भेद हमने जाने। अब इसके बाद हमने आपसे माहेश्वर सूत्रों की चर्चा की। तो इन माहेश्वर सूत्रों को आपको याद करना होगा। एक बार याद हो जाएंगे, यावत जीवन आपको ये संधि के नियम सूत्र भी याद हो जाएंगे। अयुण, ऋलिट, ए औ, ए औस, अयव्रट, लण, यम गणनम, झवय, घट 10, जब गढ़ 10, खप चढ़त चटतौ, खप चटत चटतौ, कपय, ससर और हल, इनके द्वारा ही प्रत्याहार होता है। उपरोक्त सूत्र से मैंने आपको उदाहरण भी दिए थे। अण प्रत्याहार, अच प्रत्याहार और इक प्रत्याहार और ऐच प्रत्याहार, हल प्रत्याहार, ये सब हमने आपको सूत्र बताए। अब इसके बाद हम देखते हैं अच स्वर संधि, रस स्वर बताया, दीर्घ स्वर बताया, प्लस स्वर बताया। स्वर संधि के भेद: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, रूप स्वर संधि। हल संधि के हमने आपको भेद बताए: परस्मरण, छत्व, तुकागम, अनुस्वार, अनुनासिक, जसत। विसर्ग संधि के हमने आपको बताया: उत्व, रुत्व, सत्व, स्वर संधि, विसर्ग लोप संधि। इस प्रकार से संधि की हमने से परिभाषा जानी, समझी, किस प्रकार से ये संधि होती है। आज हमने इस लेक्चर में केवल और केवल संधि को
ही केंद्र में रखते हुए आपसे हमने चर्चा परिचर्चा की है। आगे हम एक एक संधि के साथ में हम बढ़ते चले जाएंगे। केवल आप जुड़े रहें, संयुज्य रहें, संश्लेषित रहें, या यूं कहें कि आप सन्निकर्ष में रहें, सानिध्य में रहें, तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश, भारत।